हेलो बच्चों, फिर से हम नई वीडियो में आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं? होम साइंस, गृह विज्ञान, जिसमें हम आपको कौन से चैप्टर कराने जा रहे हैं? लेसन नंबर 2, जिसमें क्या बताया गया? पारिवारिक आय और व्यय और बचत। यानी कि पारिवारिक में आय क्या है और उसमें व्यय क्या है और फिर बचत क्या है, ये सारा वर्णन मैं बताने जा रही हूँ अपने ही शब्दों में। इसमें क्या बताया जाता है? देखो, पारिवारिक आय क्या होती है? जो एक सदस्य के द्वारा महीने में इनकम आती है, तो पारिवारिक, और एक मुखिया के द्वारा उसे इकट्ठा किया जाता है, उसे पारिवारिक आय कहा जाता है। और व्यय, उसमें से जो खर्च किया जाता है उसे व्यय कहते हैं, और बचत, उसमें जो शेष बचता है उसी को बचत कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो मैं आगे समझाती हूँ। पारिवारिक आय का अर्थ परिभाषा, ये ऐसा पॉइंट क्वेश्चन है, जो ऐसा पॉइंट टॉपिक है जो कि आपको मोस्टली सभी पैराग्राफ में, अगर इस लेसन में सभी पैराग्राफों में लिखा जा सकता है। सभी क्वेश्चनों में इसका अर्थ और परिभाषा तो हमेशा लिखनी चाहिए, क्योंकि इसी से इसके पूरे अंक प्राप्त होते हैं। तो अर्थ और परिभाषा क्या है? पारिवारिक अर्थ का पारिवारिक अर्थ किसे कहते हैं? पारिवारिक अर्थ उसे कहते हैं जहां हम परिवार के द्वारा धनराशि इकट्ठी करते हैं और परिवार के द्वारा हम सब कार्य करते हैं, उसी को पारिवारिक अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है। अतः पारिवारिक आय के प्रकार, देखो, परिवार के जो प्रकार हैं, पारिवारिक आय के जो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष आय किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा प्राप्त करता है। किसके द्वारा? मेहनत के द्वारा। चाहे वो एक महीने में किया गया वर्क हो, काम हो, कि महीना में एक पूरा मंथ, पूरे माह व्यक्ति काम करता है, उसके बाद जो वेतन प्राप्त होता है उसी को प्रत्यक्ष आय के रूप में लिया जाता है। और चाहे वो रोजंदारी का, डेली का वर्क करने वाला व्यक्ति हो, चाहे बेलदार करने वाला व्यक्ति हो, वो प्रत्यक्ष आय में आती है, क्योंकि वो उसने अपने शरीर से वर्क किया है। चाहे वो उद्योग धंधे के रूप में हो, क्या घर में व्यापार के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। कहते हैं ना कि जब प्रत्यक्ष आय की व्यक्ति ने अपनी मेहनत से कमाया है तो उसे प्रत्यक्ष आय के रूप में लिया जाता है। और अप्रत्यक्ष आय किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष आय उसे कहते हैं जिसे हम एक, कहते हैं, निःशुल्क प्राप्त करते हैं। निःशुल्क प्राप्त करते हैं। निःशुल्क किसे कहते हैं? निःशुल्क, बिना पैसों के हमने धन प्राप्त कर लिया, बिना मेहनत के हमने धन प्राप्त कर लिया। अब वो जानते हैं वो कैसे होता है, वो किस तरीके से होता है? वो या तो किराए के द्वारा, कि हमने मकान तो 10-10, 5-5 ले लिए और उन्हें किराए पर उठा दिया, तो जो उससे वेतन आ रहा है, पर मंथली वेतन जो आ रहा है, वो हमारा प्रत्यक्ष नहीं है, वो मेहनत का वेतन नहीं है, वो अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष माना जाता है, क्योंकि वो किसके द्वारा आता है? वो बिना मेहनत का वेतन किया हुआ आता है, और उसे हम प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, उसे हम अप्रत्यक्ष के रूप में लेते हैं। चाहे वो बीमार, कहते हैं ना, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने में चकराते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ कीमत ज्यादा लगती है, तो हम कहाँ भागते हैं? हम सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ हमें निःशुल्क दवाई मिलती है, निःशुल्क परिचारक से सेवा करने का मौका मिलता है, सभी कार्य निःशुल्क होते हैं, उसमें कोई पैसे की कीमत नहीं लगाई जाती। उसे हमें अप्रत्यक्ष के रूप में माना जाता है। उसे क्या मानते हैं? अप्रत्यक्ष, क्योंकि हमें निःशुल्क प्राप्त हुआ है। उसे कहते हैं कि बच्चों के एडमिशन कराने के हमने आरटी के फॉर्म भर दिए, ये हमने बच्चों का ये काम कर दिया, हमने बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराते हैं। क्यों कराते हैं लोग अब सरकारी स्कूल में एडमिशन? कि बच्चों पर कि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो ना हो, और वो अप्रत्यक्ष के रूप में हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, उसे हम अप्रत्यक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो वेतन के रूप में हो, क्या किसी को दिया हुआ गिफ्ट के रूप में हो, ये सब हम हेडिंग के रूप में भी ले सकते हैं। किराया, वेतन, और कहते हैं ना कि वेतन, मजदूरी, पेंशन, कृषि व्यवसाय, ये सब अप्रत्यक्ष के रूप में है। क्यों है? क्योंकि ये अप्रत्यक्ष क्यों है? अप्रत्यक्ष क्यों है? हमें निःशुल्क प्राप्त होता है। और निःशुल्क जैसे हमने तो महीने में वेतन प्राप्त किया, लेकिन कुछ मजदूरी प्राप्त करके गया, लेकिन ये अप्रत्यक्ष में नहीं है, प्रत्यक्ष के रूप में आया, ब्याज के रूप। लेकिन जो अप्रत्यक्ष होता है वो अप्रत्यक्ष होता है निःशुल्क प्राप्त करना। अब आ जाइए दूसरा पैराग्राफ, पारिवारिक आय के स्रोत। अब इसके प्रकार, स्रोत को क्या कहते हैं? प्रकार कहा जाता है। स्रोतों को क्या कहा जाता है? प्रकार। अब हमने परिवार में जब हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं, तो हमें परिवार में आय के कुछ ना कुछ साधन ढूंढने पड़ते हैं। अपने परिवार को पालने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ता है, चाहे वो वेतन के रूप में हो, चाहे हम दिन भर मजदूरी करें, चाहे हम अपनी चीज वस्त्रों को या किसी की चीज वस्त्रों को गिरवी रखवा के उसे, कहते हैं कि अपना पैसा ब्याज पर उठा दें।
चाहे वो महीने में आई हुई सरकार की सबसे पेंशन हो, और चाहे वो कृषि व्यवसाय जो कहते हैं ना, कृषि पूरे साल काम करता है और एक साथ ही पैसा आ जाता है, पूरे साल के वेतन एक साथ आता है उसका। और चाहे हम अपने घर में उद्योग धंधा कर लें, उद्योग धंधे में जैसे कि कढ़ाई, बुनाई, रंगाई, सिलाई, ये सब उद्योग धंधों के रूप में आते हैं। ये सब हमारे हेडिंग है। अगर माना जाए तो इन हेडिंगों को बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में आप थोड़ी थोड़ी डिटेल में बना के रखोगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा, और यदि वेरी शॉर्ट में आ जाए तो आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो, एज इट। और यदि लॉन्ग में लिखना है तो इन्हीं को हेडिंग बनाकर डिटेल बना डालना, तो इसी को ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। अब आ जाइए पारिवारिक व्यय के प्रकार। अब ये तो सारे थे आय, कि आय के क्या क्या साधन होते हैं परिवार में, ये सब मैंने आपको बता दिया कि आय के साधन थे। लेकिन अब आ जाइए परिवार के व्यय। अब परिवार में क्या व्यय होता है? परिवार में दिन प्रतिदिन खर्चे बढ़ते ही चले जाते हैं और व्यय होता ही चला जाता है, और व्यय होने के कारण परिवार में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है भाई। इसीलिए अब देखते हैं निश्चित व्यय। कुछ व्यय होते हैं निश्चित, जिनको हम कुछ भी करके हटा ही नहीं सकते। पहला निश्चित व्यय क्या होता है? व्यय एक पहला निश्चित व्यय होता है बच्चों को पढ़ाई देना, उनकी परमानेंटली फीस जमा करना। दूसरा निश्चित व्यय होता है कि अगर हम किराए पर रह रहे हैं तो मकान मालिक को किराया देना। तीसरा निश्चित व्यय क्या होता है? हम बच्चों के ट्यूशन फीस देना। चौथा ऐसे ही भोजन की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, ये निश्चित व्यय है, इन्हें हम हटा ही नहीं सकते। अब अगला व्यय है अर्ध निश्चित व्यय। अचानक कुछ कीमत पर अर्ध निश्चित व्यय हो गया, कि कहते हैं ना कि जिन्हें हम व्यय नहीं करना चाहते, बेकार की व्यवस्थाओं में व्यय हो गया। अन्य व्यय, अचानक आया हुआ व्यय, घर में मेहमान का जाना, अचानक घर में कहते हैं ना कि घर में कोई भी कार्य है, कोई भी फंक्शन बन जाना, बर्थडे पार्टी कर देना, या किसी का घर में गुजर जाना, या कोई भी विवाह स्थल पे जाना, अचानक कोई प्रोग्राम हमारे सिर पर आ जाना, तो वो कहलाता है अन्य व्यय। अन्य कहते हैं अचानक आया हुआ व्यय, यानी कि यहाँ हमें कीमत, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते वहां हमें ये अचानक खर्च करना पड़ जाता है। इसी प्रकार से हम ये अपनी तरफ से लिख सकते हैं। और इसी को लिखने के साथ साथ हम इनके, देखो ये पैराग्राफ मैंने आपको कुछ पॉइंट आपको इसमें अभी समझाए हैं टॉपिकली। क्या है, ये क्वेश्चन बोर्ड में लग जाते हैं। आपको अगर ये टॉपिक समझ में आए होंगे तो ही आप बोर्ड में आराम से लिख सकते हो। और अगला टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी, सो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने समझी होगी तो ही आपको समझ में आएगी, अन्यथा तो नहीं आएगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। चलो, इसका ही आगे का पैराग्राफ, आगे के कुछ मोस्टली टॉपिक्स जो मैं लेकर आऊंगी वो आप ध्यानपूर्वक समझिए, और अगर वीडियो समझ में आई हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।